हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं मितपाल बेटा आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी जो आपका सीटेट पेपर होना है बेटा 20 अगस्त को, उसके लिए जो है सीडीपी का प्रैक्टिस पेपर लेकर के एक बार फिर आपके सामने पूरी की पूरी वीडियो लेकर के आए हैं बेटा। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा और आप अपने आप को भी जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो पेपर है बेटा हम जो बना रहे हैं प्रैक्टिस सेट ऐसे आपको कुछ ओल्ड क्वेश्चंस के साथ प्लस कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक तरीके से ऑफलाइन पेपर को ध्यान में रखते हुए बेटा कि आपका पेपर ऑफलाइन होना है, तो वो सारी बातों को ध्यान में रख करके वीडियो तैयार किया गया है बेटा। आप अपने अच्छे से इसको एक बार एनालाइज करिएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है नया पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज 11 तारीख हो चुका है और 11 तारीख के बाद अब दिन बचते हैं आपके पास 8। तो लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रैक्टिस पेपर को समझना है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं शुरुआत बेटा बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ मनी। पीडीएफ हमारा बना हुआ है बेटा ये, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। और पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो देखते हैं सीडीपी का। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती है। बेटा कोई भी बच्चा है वो दिव्यांग है, ठीक है, दिव्यांग मतलब उसमें अपंग है, उसमें मानसिक रूप से कौन सी विशेषता नहीं होती, ठीक है। सबसे है विलंबित प्रतिक्रिया, उसके बाद है सामाजिक बुद्धि में कमी, उसके बाद विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब और याद करने की क्षमता। बेटा मानसिक रूप से जब दिव्यांग है बच्चा तो वो याद करने की क्षमता रख पाएगा। जब उसका मन का संतुलन ही ठीक नहीं है तो फिर बेटा उसके अंदर ये चीज़ तो होने से गई, याद करने की क्षमता नहीं हो सकती। आप ही देखिएगा मानसिक रूप से दिव्यांग है, मतलब मन सही काम नहीं कर रहा, दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो बच्चा याद नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है इस तरीके से, अगर आप देख रहे हो तो इसमें बोला गया है कि आपको सूची बनानी है, यानी एक तरीके से दृष्टिबाधित के सामने फ्लैश कार्ड लिखा है, श्रवण बाधित के आगे टॉकिंग बुक लिखा है, अल्पदृष्टि के आगे साइन लैंग्वेज लिखा है, अधिगम अक्षम के आगे मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा है। अब आप सोचिएगा कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो किससे पढ़ेगा, और श्रवण बाधित है तो किससे पढ़ेगा, और दृष्टि वाला है तो किससे, अधिगम अक्षम है तो किससे। तो जो दृष्टि बाधित होगा बेटा, दृष्टि बाधित जो होगा वो टॉकिंग बुक से जाएगा, ठीक है। जो श्रवण बाधित बच्चा होगा साइन लैंग्वेज देखेगा, ठीक है, साइन को देख करके पढ़ेगा, क्योंकि उसे सुनाई तो देता नहीं, देख कर ही समझ सकता है। अल्प दृष्टि वाला बच्चा जिसको दृष्टि कम है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिएगा, और अधिगम अक्षम वाला जो है वो फ्लैश कार्ड देखेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा आपका, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा। देखिएगा पहले वाले का जो ऑप्शन है वो सेकंड है, ए का सेकंड है, ए का सेकंड कौन सा ऑप्शन है, सी। तो आपका जो इसका मतलब सी ऑप्शन है वो क्या हुआ आपका, ये करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका आता है एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। जो कक्ष का स्तर होता है उसमें हम श्रवण बाधिता की पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है बेटा भाषा कौशल के अभाव के द्वारा, नंबर 2 पढ़ने और बोलने में विशिष्टता समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण के द्वारा। बताइए क्रम बताना है आपको, क्रम बताना है आपको, कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो बेटा इसमें, तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे के लिए अगर आप पहचान करना चाहते हैं तो आप पढ़ने और बोलने में उसकी समस्या देखोगे। उसके बाद आप बार बार उसे दोहराने के लिए अगर बोलता है तो भी उसका श्रवण बाधिता है, और शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्रिक परीक्षण कर लिया जाए तो भी, यानी 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ग्राफिया यानी बेटा एक तरीके से बाधिता आ गया, और मैंने आपको बताया कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो अलग से दिया है। 2 सेकंड में आप उसका आंसर चुटकी बजाते ही निकाल देंगे। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बाय अमितपाल सर डालिएगा, उसको अगर आप देखेंगे बेटा, तो अगर वाकई आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो ये डिस्ग्राफिया आप 1 सेकंड में बता देंगे कि कौन से प्रकार का अधिगम क्षमता है। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने इतना इंटरेस्टेड तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि शायद ही आप उसे भूल पाएँ, क्योंकि वो इतना यादगार पल आपके रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है ज़रूर एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की है, आप हमारे चैनल पर जाइएगा, उसको देखिएगा और तब आपको पता चलेगा। तो डिस्ग्राफिया वाला जो होता है बेटा, एक तरीके से जो बच्चे हमारे लिखने में कमज़ोर होते हैं उनके लिए होता है, जो लिखने में कमज़ोर होते हैं। और बेटा मैथ वाले को डिसकैलकुलिया बोलते हैं। इस तरीके से आप सारे अगर वहाँ देख लोगे तो मैथ वाला डिसकैलकुलिया होता है ना, डिस्ब्रैक्सिया अलग होता है ध्यान। तो इस तरीके से आप सारे को समझ सकते हैं, लेकिन लिखने वाला डिस्ग्राफिया होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी की चीज़ें आप वीडियो में जाकर के देख लेना। बहुसंवेदी उपागम का क्या अर्थ है? बहुसंवेदी उपागम का क्या अर्थ होता है भाई? दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, पहला ऑप्शन। दूसरा विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग या गतिबोध माध्यम का प्रयोग। प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, बहुसंवेदी क्या होता है बेटा? बहुसंवेदी का मतलब है बहुउद्देशीय शिक्षण, बहुउद्देशीय शिक्षण। तो अब आप बताइए क्या हो सकता है? बहुउद्देशीय मतलब अलग अलग संवेदी माध्यमों का प्रयोग करना आप चाहेंगे, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टास्क एनालिसिस क्या है? टास्क एनालिसिस बोलते हैं ना कि भाई हमें एनालिसिस करना है, तो उसका एनालिसिस का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का एनालिसिस करना हो तो यह निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सा नहीं। बिल्कुल सही बात है, एनालिसिस करके ही पता चलेगा। जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, बिल्कुल कोई भी हार्ड काम एक बार में नहीं हो सकता, यही तो एनालिसिस है। यानी ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्यारे बच्चों सेशन में मज़ा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ पेपर बेटा बनाया जाता है। और आप लोगों के लिए आप पेपर को लगाइएगा, एटलीस्ट आप सीटेट जब अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आने वाली हैं, आप एटलीस्ट इसको करिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक अध्यापक हैं बेटा, आपको लड़कियों में सकारात्मक छवि लानी है, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप उनकी क्षमताओं को उजागर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सकारात्मक क्षमता तभी आएगी तो उनके हम पावर को दिलाएं। पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा विभाजन, क्योंकि पुरुष और महिला में अगर ऐसा करेंगे तो भेदभाव माना जाएगा और नकारात्मक छवि उनमें आ जाएगी। उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कुल मिला के बेटा अगर आप देख रहे हो तो सारे के सारे बातें होने चाहिए, यानी तभी आप सकारात्मक छवि किसी बच्चे में एक अध्यापक होने के नाते पैदा कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। अगला क्वेश्चन आता है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम। ये मैंने एक पेपर में और भी बताया था, आपका क्वेश्चन मैंने आया था उसमें भी। तो मैस्लो का सिद्धांत का जो क्रम है वो क्या है, वो आपको ध्यान से समझना है बेटा। मैस्लो ने क्या कहा था वो सारी चीज़ आप ध्यान से समझ लेंगे। देखिए मैस्लो के द्वारा मैं बता देता हूँ आपको। पहला शारीरिक आता है, दूसरा सुरक्षा आता है, ठीक है। तीसरा आपका प्रेम और अपनत्व आता है, फिर आत्मसम्मान आता है, फिर आत्मसिद्धि आता है, ठीक है। तो पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर इसका है, उसके बाद चौथा नंबर इसका है, पांचवा नंबर इसका है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रम से आपको देनी पड़ेंगी। ये आपका क्रम है, ये पहला नंबर था आपका। तो कौन सा क्रम बना भाई आपका, कौन सा क्रम बन रहा है? पहले 1 2, वैसे देखेंगे आप ऑप्शन वाई 1 2, फिर 5 नंबर का है, फिर 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल क्या कहलाता है? बेटा दृश्य बिंब और प्रतिरूप निर्माण कौशल, एक देशिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गतिबोध बुद्धि या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो बेटा आपको बता दूं उसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि यानी देशिक बुद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है इसमें। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आप देखेंगे, वे लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य से उच्च बुद्धि होती है, औसत वृद्धि होती है या अल्प। बेटा मैंने इसका फॉर्मूला बताया बुद्धि लब्धि का पहले भी, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100 होता है, ठीक है। मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं भाई। तो अगर 90 से ज़्यादा IQ जा रहा है तो उसका मतलब बच्चा सामान्य से भी ऊपर जा रहा है, सामान्य से उच्च बुद्धि की ओर है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सामयिक बुद्धि। सामयिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है। इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? जो सामयिक बुद्धि होती है उसमें बहुत सारे कौशल होते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? परिशुद्ध मूल्यांकन आता है, प्रकटीकरण आता है, संवेगों का नियमन आता है।
तो बेटा परिश्रुति मूल्यांकन भी आता है, प्रकटीकरण भी आता है, संयोग का नियमन भी आता है, यानी 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही रहेगा। कथन आ जाता है जी। कथन कहता है शोध अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। प्रभाव ये उनके पढ़ने लिखने की आदत है, बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना और कूदना। बताओ ये बात सही है, ये बात सही है गलत है? पहले तो ये बताओ कि भाई बच्चे ऐसा कर रहे हैं, टीवी में लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं, सही बात है कथन। प्रभाव क्या है? बच्चे बाहर नहीं जा पाते, पढ़ने लिखने के बाद भूल जाते हैं, ये भी बात सही है। यानी कथन और प्रभाव क्या है? दोनों ही सत्य हैं, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं में स्वयं के प्रति जागरूक होता है, ठीक है, या फिर स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर के परेशान नहीं होता है। बताओ भाई आप भी स्वस्थ व्यक्ति में आते हैं नहीं आते हैं? सोचो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सोचा करो, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दिया करो भाई, सेशन को शेयर कर दिया करो, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो। 20 तारीख नज़दीक है, उद्देश्य का जो निशाना है वो सीधा आपका सीटेट परीक्षा पर है और हम लोग आपके साथ लगे हुए बेटा। तो स्वस्थ व्यक्ति होता है बेटा कौन? वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं के स्वयं के प्रति, बिल्कुल सही बात है, वो स्वस्थ ही है, जो सारी चीज़ जान रहा है, अपने आप को स्वीकार कर रहा है मैं कौन हूँ। अतीत में बिल्कुल नहीं जीता है वो व्यक्ति, ठीक है, अतीत में बिल्कुल नहीं जीता और ना ही भविष्य को लेकर परेशान रहता। तो यानी 1 2 3 आपका रहने वाला है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संज्ञानात्मक कौशल क्या है भाई? संज्ञानात्मक कौशल यानी जो अपने संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल रखता है, जो अपने संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल रखता हो। क्वेश्चन नंबर 15, सूची का मिलान करिए। शारीरिक विकास के सामने नैतिक कहानियाँ, मानसिक विकास के सामने खेल व्यायाम, नैतिक विकास भाषा और गणित, सामाजिक विकास सामूहिक कार्य। बेटा शारीरिक विकास किससे मिलना चाहिए? बेटा शारीरिक विकास किससे होगा? खेल और व्यायाम से होगा। मानसिक विकास किससे होगा? भाषा और गणित से होगा। नैतिक विकास किससे होगा? नैतिक कहानियों से होगा, बिल्कुल सही बात है। और सामाजिक विकास किससे होगा? सामूहिक कार्य से होगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहने वाला है सही? ऑप्शन नंबर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहने वाला है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका आता है तो क्या है वो देख लेते हैं। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अन्य क्रिया का प्रतिफल होता है। बेटा ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सोचने के सिद्धांत को स्पष्ट करता है? पहला दिया ऑप्शन जीन पियाजे, ब्रूनर, अल्बर्ट बंडरी या बीएफ स्कैनर। तो बढ़िया बीएफ स्कैनर है इसका आंसर, और आप ध्यान रखेंगे बीएफ स्कैनर ने ये सारी बातें कही थी। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता है उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। तो थॉर्नडाइक ने कौन से नियम के अंतर्गत लाया था? थॉर्नडाइक ने कहा था भाई बच्चों को जो है अभ्यास कराओ, जितना अभ्यास कराओगे बच्चा उतना ही अच्छा, उतना ही प्रफुल्ल हो जाएगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है स्मृति स्तर। ये भी मैंने आपको बताया था, स्मृति स्तर के सीखने में कौन कौन सी 4 प्रक्रियाएं आती हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। 4 प्रक्रियाएं। सबसे पहला आता है प्रतिरक्षीकरण, उसके बाद आता है पहचान, उसके बाद धारण, उसके बाद प्रत्यास्मरण। ठीक है बेटा, टाइम को हम कम से कम ले रहे हैं ताकि आपका टाइम कम लगे। कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं कि भाई आप लोग बिल्कुल हमारा टाइम कुछ ज़्यादा खींचिए, जितना कम समय में काम हो जाए उतना बढ़िया, टाइम आपके पास भी कम ही होता है। 19 का डी क्वेश्चन देख लेते हैं। डी में आपका आता है बेटा शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जो शिक्षार्थी से संबंधित होते हैं, जो आप हैं बेटा एक तरीके से। तो सबसे ज़्यादा परेशान करती है आपकी आयु, बिल्कुल करती है। परिपक्वता, आप सोचते हैं कि यार मेच्योर हो गए अब तो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कभी मन ठीक नहीं, कभी शरीर ठीक नहीं है। इच्छा शक्ति, तो यानी सबके सब आपके बिल्कुल सही बात है, ये हमारे अधिगम में प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता है तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते हैं या उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, ए और बी दोनों।
बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चों को पाठ्य सामग्री सिखाई जा रही है और उनका बच्चों से कोई संबंध नहीं है तो बच्चा क्यों रुचि लेगा। बिल्कुल सही बात है। सीखने में से कठिनाई भी होगी तो ए और बी आपका ऑप्शन रहेगा सी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है बेटा वो बिल्कुल सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न होते हैं या फिर आपका मिलान करो होते हैं या बहुविकल्पी होते हैं। वस्तुनिष्ठ में तो केवल बेटा बहुविकल्पी आएंगे क्योंकि वस्तुनिष्ठ का मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आप जो पेपर देने जा रहे हो कितने ऑप्शन वाला है, 4 ऑप्शन वाला है, नहीं है या नहीं है ये बता दो, यस और नो करके बताओ। 4 ऑप्शन वाला है तो बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ एक ही बात है। ठीक है, बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ एक ही बात है। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, यह उदाहरण किसका है बताइए। भारत पर स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखिए, उदाहरण किसका है। तो बेटा ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, विस्तार उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न हो गए, लघु तो हो नहीं सकता, प्रतिबंधित है नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, तो कौन सा हो गया, विस्तार वाला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 23, भारत नई दिल्ली तो यूके डैश, ये उदाहरण किसका है, पहचान पर आधारित प्रश्न का है या फिर ये चयन पर आधारित है या सादृश्य पर आधारित है। तो आप देखिए आपको चयन करना होता है, जैसे भारत नई दिल्ली वैसे ही आपका पहचान के आधार पर पहचान करनी होती है। यूके में अब क्या लिखोगे आप, भारत की राजधानी नई दिल्ली तो यूके की क्या होगी। ठीक है, ये उदाहरण पहचान पर आधारित है, एक हिंट दिया जाता है, आप पहचान करके लिखें। ब्लूप्रिंट एक 3 आयामी चार्ट होता है जिसके अधिभार दिया जाता है, इसमें अधिभार जो है आकलन के उद्देश्य को दिया जाता है या फिर आपका विषय क्षेत्रों को या प्रश्न में प्रश्नों के आकार को। तो आकलन का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये विषय क्षेत्रों को देखता है और प्रश्नों के प्रकार को देखता है, यानी 2 और 3 है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीखने का प्रतिफल क्या है, सीखने का प्रतिफल क्या है, एक तरीके से सीखने का उपकरण है, बिल्कुल नहीं है जी, सीखने का उपकरण बिल्कुल नहीं है, सीखने की विधियाँ नहीं है, आकलन का मानक माना जाता है, आकलन का मानक ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ब्रूनर ने नहीं किया, पियाजे ने नहीं किया, कोलबर्ग ने किया, तो वाइगोत्स्की ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। निम्न में कौन सा सही नहीं है, ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष में आता है या फिर बिल्कुल सही बात है, ज्ञान तो आता संज्ञानात्मक पक्ष में, शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक पक्ष में आती है, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष में नहीं आता, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। रूब्रिक्स क्या है, रूब्रिक्स क्या है बेटा, रूब्रिक्स क्या है, ऑप्शन दिया गया है, सीखने की सामग्री का संकलन है, बिल्कुल नहीं है, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह, जी हाँ, रूब्रिक्स जो है वो विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मानदंड समूह है। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में बेटा, विद्यार्थियों की जो प्रगति रिपोर्ट होता है उसमें विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों का वर्णन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, विषयवार बताया जाता है, उनके विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है। तो सृजनवादी दृष्टिकोण होते हैं उससे क्या सीखना है, तो सीखना एक सक्रिय गृहस्थ प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये सही बोल ही नहीं रहा इस चीज़ को। ठीक है, उसके विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन की सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। सीखने में सक्रिय अर्थपूर्ण, बिल्कुल सही बात है, सीखेंगे तो एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया रहने वाली है, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा सेशन में अगर आनंद आया हो, मज़ा आया हो तो सेशन को शेयर कर देना, ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेपर बहुत जल्दी बेटा, तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना, टेक केयर।